आज हम आपको करेले कीमा की रेसिपी दे रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस होने वाली है। बड़े मज़े मज़े की बातें होंगी। तो आज आप हमारी वीडियो लाजमी देखें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए और देखिए कि आज आपकी करेले कीमा की रेसिपी कैसे बनाती है। बहुत सारी यादें ताज़ा होंगी, तो आज आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपकी आपी आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हैं क्योंकि तबीयत नासाज थी, ठीक नहीं थी, इसलिए व्लॉग बनाना छोड़ दिए थे। तो अब फिर मैंने स्टार्ट किए हैं व्लॉग बनाना और काफ़ी मुझे मैसेज आ रहे थे कि आपने व्लॉग क्यों नहीं बनाती हैं, आपके व्लॉग नहीं आ रहे। तो मेरी तबीयत का मसला था, इसलिए मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिए थे क्योंकि घर में बहुत सा काम था और जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी व्लॉगिंग करना। और बुखार की वजह से मैं तो बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना सकती थी। काफ़ी मेरी तबीयत जो है ख़राब रही है। तो काफ़ी कमेंट्स आए हैं, तो तमाम फैमिली का बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। मुझे आप यूँ ही सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, तो मैं आपके लिए ब्लॉगिंग ज़रूर करूँगी। तो ये मैं लेके आई हूँ करेले, तो इनको मैंने कर लेना है वॉश आज, क्योंकि करेले बनेंगे गोश्त के साथ। तो ये देखिए, हरे भरे रंग बिरंगी करेले आपकी लेके आई हैं। तो जितने दिन मेरे ब्लॉग नहीं आए, मैं माजरत चाहती हूँ बहुत ज़्यादा, अपनी माय यूट्यूब फैमिली से माजरत चाहती हूँ। मेरे व्लॉग नहीं आए हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने व्लॉग बनाना छोड़ दिए थे। तो अब दोबारा से व्लॉग बनाना मैंने स्टार्ट कर दिए हैं और ये अब रेगुलर व्लॉग आया करेंगे। तो हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम अपने चैनल को ग्रोथ करवा सकें। तो ये देखिए, हरे भरे रंग बिरंगी करेले, आधे येलो हैं आधे ग्रीन हैं, कुदरत के कलर माशाल्लाह। इसको मैं जो है ये छन्नी में निकाल लेती हूँ क्योंकि फिर मैंने इनको काटने भी है। तो ये मैं धो के रख लेती हूँ पहले अच्छे तरीके से। और गोश्त को मैंने फ्रिज से निकाल के जो है पकने के लिए रख दिया है ताकि गोश्त अच्छे तरीके से उबल जाए। तो ये मैं चूल्हे को तेज़ कर रही हूँ। अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये गोश्त मैंने डाला है और प्याज का एक बड़े साइज़ का मैंने ले लिया था, वो डाल दिया है प्याज। इसमें 1 चम्मच ज़ीरे की, 1 चम्मच नमक की और लहसुन के 10 पोथियों के करीब मैंने लहसुन डाला इसमें। और अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ। ये जब तक सही गल नहीं जाता तो ये पकता रहेगा। ये देख ली, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। गोश्त में हमने 1 लीटर पानी डाला है, उसमें हमने एक बड़े साइज़ का प्याज, लहसुन, ज़ीरा 1 चम्मच और नमक डाल के इसमें पानी हमने इस्तेमाल कर दिया है और इसको हम पकने के लिए अब रख देंगे। हल्की आंच पे ये पकेगा। तब तक मैं ये जो करेले हैं इनको काट लूँगी, अच्छे तरीके से साफ़ करके करेले काट लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ क्योंकि काम मेरे सर पे बहुत होता है। साथ ही इधर मैंने दूध को भी उबाल आ चुका है और दूध भी उबल चुका है। मैंने चूल्हे को कर दिया है बंद। तो मैंने कहा सबसे पहले आज मैं ब्लॉग बनाऊं ताकि बहुत सी मैंने कमेंट्स का जवाब भी देने हैं। तो ये देखिए बाहर का मंजर, सर्दियों की सुबह कैसी है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारा मंजर है, कितना अच्छा लगता है। तो मैंने घर के काम मुकम्मल किए तो मैंने साथ ही कहा कि मैं कुकिंग कर लूँ स्टार्ट, ताकि हांडी बन जाए और घर के बाकी काम भी हल हो जाए क्योंकि अभी तबीयत मेरी सही तरीके से ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं जब भी टाइम मिलता है थोड़ा बहुत काम
घर का निपटा ही लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं कुकिंग कर लूँ और साथ ब्लॉग बनाऊँ, ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ बातें शेयर करूँ, अच्छी अच्छी यादें शेयर करूँ। तो करेलों को काट लेते हैं और साथ आपसे गपशप भी करते हैं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैंने करेलों को धो लिया है अच्छे तरीके से और इनको पानी में भिगो दिया है, क्योंकि जो स्प्रे किया होता है काश्तकारों ने, तो क्योंकि उन्होंने कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए ऊपर जहरीले स्प्रे वगैरह किए होते हैं, तो वो हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होते। पहले भी मैंने काटने से पहले भी धोए हैं और अभी भी मैंने ये देखें पानी में भिगो के रखे हैं और पानी देखें कितना, ये देखें पानी का कलर चेंज हो चुका है, क्योंकि जो भी स्प्रे का असर वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाता है, हम जो है महफूज हो जाते हैं और किसी किस्म का जहरीला मवाद हमारी सेहत के असूलों के मुताबिक ठीक नहीं है। इधर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, ऑयल गर्म हो रहा है और इसमें ये इस तरह ये ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं ये करेले ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इसी तरह तमाम करेले मैंने अच्छे तरीके से तल लेने हैं, फिर मैंने गोश्त में इनको फ्राई करना है। बहुत मज़े की सर्दियों की बहुत अच्छी रेसिपी आपको दे रही हूँ, आप मेरे साथ रहिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए। तो यहाँ पर मैं करेलों को अच्छे तरीके से तल लेती हूँ, जितनी भी इनकी कड़वाहट है वो दूर हो जाएगी। करेले की कड़वाहट कम करने के लिए आप करेले को नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें, फिर इसको धो के जो है फ्राई कर लें। एक तरीका तो ये है और एक तरीका है आप इसको ऑयल गरम करके उसमें तल लें, इस तरह भी कड़वाहट दूर हो जाती है। और ये बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, जिनके बच्चे करेले शौक़ से नहीं खाते वो इस तरह करेलों को अच्छे तरीके से फ्राई करें ऑयल में और फिर इनको पकाएं, तो बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे और एक अच्छा जायका भी आपको मिलेगा। मैंने इसी ऑयल को जो है गोश्त में डालना है और गोश्त को पकाना है और दुबाला जायका दुबला डबल और ट्रिपल हो जाएगा, जो खाने का जायका बढ़ा देगा और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकेंगे। तो ये मैं अब इसको अच्छे तरीके से ऑयल में करेलों को फ्राई कर लेती हूँ। जो बाकी करेले बचे हैं वो भी सारे मैं फ्राई कर लूँगी और गोश्त भी हमारा जो है अभी तैयार हो जाएगा। तो फिर हम जब फ्राई करेंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने गोश्त और करेले को मिक्स करके फ्राई करना है, कितने मुनासिबत के साथ हमने मसाले शामिल करने हैं। ये देखिए गोश्त में पानी कम हो चुका है, करेले हमने फ्राई कर लिए हैं। तो थोड़ी सी क्यों ना अब आपसे गपशप हो जाए, बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बनाया था, तो आज मैं आपसे गपशप लगाती हूँ और आपने मुझे बताना है कि आपको मेरी बातचीत कैसी लगी है। तो ये हमने गोश्त को गला लिया है। अब जो करेले हमने फ्राई किए थे उनका ऑयल था वो मैं इसी में ऐड करूँगी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जितना मुझे चाहिए होगा। तो ये मैंने इसमें ऑयल को शामिल कर दिया है। इसके साथ ये टमाटर हैं, ये भी मैंने शामिल कर दिए हैं और मेरे पास मसाले हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। खुश्क धनिया है मेरे पास, ये मैंने चम्मच भर के इसमें सूट दी है, एक धनिया की चम्मच सूट दी है मैंने। कोई हंसी मजाक से चलना चाहिए, कोई जैसे भी चलना चाहिए, अपनी फैमिली का हिस्सा बनना चाहिए। तो ये साथ मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, मिक्स उर्दू पंजाबी हर किस्म की ज़ुबान आपको मिक्स करके सुनाती हैं। ये मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है, थोड़ा सा और शामिल करती हूँ, चटपटा जायका मज़ेदार जायका, खाने वाले हो जाए हैरान। मेरे पास है अब खुश्क मेथी, खुश्क मेथी का ढक्कन खुल गया, सिम सिम खुल जा सिम सिम, ये खुल गया। ये इसके अंदर ऐड हो गई है खुश्क मेथी और नमक इसमें पहले से मौजूद है। इन सारी चीज़ों को मैंने ऐसे फेर फरा के कढ़ाई की सैर करा के इनको जी करना है ऊपर से
थोड़ी देर के लिए बंद और पकाना है और कुछ बातें आपसे करनी है। तो ये देखें करेले, ये आप खाया करें। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छे हैं, वेट लूज़ के लिए ये बहुत अच्छे हैं। आप लोग इस्तेमाल करें और खाएं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब मैंने इसको ये खोला हुआ है और फ्राई कर रही हूँ। तो कुछ यादें भी ताज़ा कर लेते हैं। जब आपको कुछ पुराने दोस्त की याद आती है तो आपको जो नए दोस्त होते हैं उनमें आपको अपने पुराने दोस्तों की परछाई नज़र आएगी, क्योंकि जिनके साथ आपका बचपन गुजरा होता है, आधी जवानी गुजरी होती है, तो वो दोस्त आपको कभी नहीं भूलते। यानी जब याद का किस्सा खोलोगे कुछ याद बहुत लोग आएंगे। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है, मुझे कुछ दोस्त याद आते हैं। उनमें मेरी माँ का भी जिक्र है। माँ अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है। तो मैं आपको उर्दू पंजाबी सब कुछ इसी में ऐड करके सुनाऊंगी। किधरे रब्बा सुख दी भी कुछ छां ही दे दे, किधरे रब्बा सुख दी थोड़ी छां ही दे दे, हुण दिल नहीं लगदा वापस रब्बा, हुण ते मेरी मां ही दे दे, गल्लां करके मोड़ देंगे, सुख दी थोड़ी छां ही दे दे, हुण दिल नहीं लगदा वापस रब्बा, थोड़ी देर लई मां ही दे दे। तो माँ का ऐसा रिश्ता होता है कि आज मैं जब करेले और गोश्त बना रही थी तो मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ गई थी। हमने जो भी रेसिपी सीखी है उनसे ही सीखी है और बहुत ही अच्छे अंदाज से सीखी है। तो आज जब मैंने करेले काटे, गोश्त वगैरह बनाया, तो मुझे याद आई कि ये मेरी अम्मी ने हमें सिखाई थी कि कैसे करेले और गोश्त बनता है। तो आज मैं भी उसी ही तरीके से करेले और गोश्त बना रही हूँ। इसलिए कुछ रिश्ते नाते ऐसे होते हैं जो लोग इस दुनिया से चले भी जाते हैं, लेकिन वो याद बहुत आते हैं। कि कहते हैं कि कुछ सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। ठीक है, सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। सब आपका दिल बहलाते हैं। कुछ दोस्त होते हैं, कोई बहन भाई होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, शोहर होता है, बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा वफ़ादार रिश्ता माँ का रिश्ता होता है, जो आपके दिल के करीब होता है, जिसको आप अपनी हर मुश्किल, हर तकलीफ़, हर दुख सुख अपना बताते हो। माँ एक दोस्त भी होती है, एक टीचर भी होती है बच्चे के लिए। माँ एक अनमोल तोहफ़ा होती है। आप जितने भी बड़े हो जाओ ना, अपनी माँ के लिए आप छोटे बच्चे ही रहोगे। इसलिए कोशिश करें कि जिनकी माएँ ज़िंदा हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और अच्छा वक्त गुजारें। तो साथ साथ करेले गोश्त भी बन रहा है, साथ साथ बातचीत भी हो रही है। तो मैं आपको एक जाना पहचाना वाक़या सुनाती हूँ। एक शख्स बहुत सख्त बीमार हो गया, बाहर के मुल्क में रहता था, बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, टेस्ट हुए, जब इलाज वगैरह करवाया और टेस्टों में आ गया कि आपको ब्लड कैंसर हो गया है। बाहर मुल्क में मुकीम था और यहाँ पे फैमिली अय्याशी कर रही थी, बच्चे बीवी सब ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक बहुत बड़ा उसने अपना महल तामीर करवाया हुआ था, जिसमें वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी अपने बच्चों को, बीवी को दे रहा था। तो जब उसको ब्लड कैंसर हो गया, उसने अपने घर वालों को नहीं बताया और वो वहाँ पे सब कुछ अपना ख़त्म करके कारोबार वगैरह तो वापस जो है अचानक पाकिस्तान वापस आ गया। जब उसके बीवी बच्चों ने देखा कि ये तो वापस आ गया है, अब हमारा निज़ाम कैसे चलेगा, और किसी ने उसकी तकलीफ़ नहीं पूछी कि तुम्हें तकलीफ़ क्या है, तुम वापस क्यों आए हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। और उसने अपने घर वालों को नहीं बताया कि मुझे ब्लड कैंसर है
और मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2.5 महीने का जो है मेहमान रह गया हूँ। लेकिन वो अपने घर वालों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन घर वालों को तो बस पैसे की फ़िक्र थी, इसके अलावा उनको इंसानियत नाम की तो चीज़ ही नहीं थी ना कोई। उसको वो बेचारा वापस आया और देखा सबने कि अब तो ये निकम्मा है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। ना उसको बीवी मुंह लगाती, ना उसके बेटे बेटियां, कोई भी उसको नहीं पूछता था। जब तक उसके हाथ में पैसा था सब उसके आगे पीछे घूमते थे। और जब वो पाकिस्तान आता था तो उसके हर तरफ दावतें होती थी, कोई इधर से दावत कर रहा है, कोई उधर से। अब उसको कोई पूछता नहीं था कि वो सारा कारोबार ठप करके वापस आ चुका था और बहुत ज़्यादा गमगीन हुआ, दुखी हुआ और दिल ही दिल में रोने लगा कि अल्लाह, मैंने इनको इतना कुछ कमा के दिया है, सारी ज़िंदगी मेरी बाहर के मुल्क में गुजर चुकी है, लेकिन ये लोग हैं कि मुझे कुछ समझते ही नहीं है और इनको ज़रा भी मेरी फ़िक्र ही नहीं है। तो एक दिन बारिश शुरू हुई और इसी तरह परेशान बैठा हुआ था। अचानक से बारिश हुई तो जो है सोया हुआ था अपने कमरे में और साथ उसके भाई का घर था। भाई के घर की दीवार उसके दीवार के साथ बिल्कुल अटैच थी। भाई फोत हो चुका था, भतीजे भतीजियाँ थे, भाभी थी। तो सारी रात बर्तनों के बजने की आवाज़ें आती रही। बारिश भी इतनी तेज़ थी और बर्तनों के आवाज़ें आती रही हैं। जब सुबह हुई है तो वो शख्स उठा, घर वालों के साथ बैठा और उनसे पूछा कि ये इनके घर से क्यों रात को आवाज़ें आ रही थी। मैं सो भी नहीं सका हूँ, आप मुझे बता सकते हो कि इनके घर क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कि हम इनके घर नहीं जाते हैं, हमें नहीं पता इनके घर क्या हुआ है, क्या मसला है। तो फिर उससे रहा नहीं गया, उसने नाश्ता नहीं किया। घर वालों ने नाश्ता रखा है लेकिन उसने नाश्ता नहीं किया और उल्टे पाँव वापस उनके घर जाके दस्तक दी दरवाजे पे। वो कभी उनके घर नहीं गया था। जब भी आता अपने दोस्तों में अय्याशी करता, घूमता फिरता और बीवी बच्चों के साथ इंजॉय करता। कभी उसने अपनी भाभी की, भतीजों की, भतीजियों की कभी खबर नहीं ली। और जब हो गया उसको ब्लड कैंसर और वो पाकिस्तान आया और फिर उसको सब अपने रिश्ते नाते याद आ गए, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का एक इम्तहान था जो उसने देना था। अब वो दरवाजे पर शख्स गया, उसने दरवाज़ा खटखटाया। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी बड़ी भतीजी बाहर आई और उसके मुंह से चीख निकल गई और फिर रोक कर बोली कि बड़े अब्बू आए हैं, बड़े बाबा आए हैं। शोर करके सब बहन भाइयों को बताने लगी कि आज हमारे घर में बड़े पापा आए हैं। सब भागते हुए आए और हैरान हो गए और खुश भी बहुत हुए कि हमारे घर बड़े बाबा आए हैं। तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। काफ़ी अरसे बाद ये शख्स उनके घर गया था जब वो छोटे छोटे थे। अब माशाल्लाह वो बहुत बड़े हो चुके थे और देखकर बड़े अब्बू को वो बहुत खुश हुए। भाभी से सारा मामला पूछा कि रात को ये आपके घर से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने अपने घर वालों से पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें नहीं पता, हम इनके घर नहीं जाते हैं, तो हमें इनके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आपका दरवाज़ा खटखटाया और पूछने आ गया कि आपके साथ क्या मामला है, पूरी रात आपके बर्तन क्यों बजते रहते हैं। तो फिर बच्चों ने बताया कि ताया अबू हमारे घर की छत देखें। तो जब उस शख्स ने ऊपर छत की तरफ देखा तो जगह जगह से बड़े बड़े सुराख थे और रात को तूफ़ानी बारिश हुई थी जिसकी वजह से पानी अंदर टपक रहा था और उन्होंने बर्तन रखे हुए थे ताकि पानी जो है हमारे जो कमरे में बिस्तर वगैरह हैं वो गीले ना हों।
और जगह जगह से उन्होंने पानी जो है वो टिपक रहा था और वो बेचकों में भर के बाहर गिरा रहे थे और पूरी रात वो सो नहीं सके थे। अब उस शख्स के दिल में आया रहम और वो शख्स रोने लगा और उसने कहा भाभी और बच्चों को कि आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको एक नया और खूबसूरत घर तामीर करके दूंगा। उसने सोचा ये रकम मेरी जो मैं वहाँ से लेके आया हूँ, इन बीवी बच्चों को सारी ज़िंदगी खिलाया, इन्होंने मेरी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी, क्यों ना मैं अपने रब को खुश करता चलूँ। तो उस शख्स ने क्या किया, जितना भी उसके पास बाकी रकम अकाउंट में बची थी उसने उनका घर तमीर शुरू कर दिया करना, भतीजे भतीजियों का। और मिस्त्रियों को कहा कि रात दिन एक करके आपने ये घर बनाना है जिसमें 24 घंटे काम होगा और आपको छुट्टी नहीं होगी, रकम आपको दुगनी मिलेगी। और वो हैरान हो गए और देखते ही देखते 2 से 3 महीने गुजर गए। 2 से 3 महीने गुजर गए, घर बनता रहा, साथ सेहत का भी काम चलता रहा। घर में किसी को नहीं पता कि ब्लड कैंसर है इस शख्स को। घर भी बनता रहा, वो अपनी सेहत पर भी उसने तवज्जो नहीं की। बस सुबह से शाम तक वो मिस्त्रियों के साथ ही काम वगैरह करता और उसी में मशगूल रहता। और एक दिन माशाल्लाह से उनका 3 महीने लगे, 3 महीने में उनका घर तामीर हो गया और वो बच्चे नए घर में शिफ्ट हो गए। और उन्होंने इस शख्स को बहुत दुआएं दी। एक दिन ये बस में बैठा हुआ था, इसको भी अपनी बीमारी का कुछ पता नहीं, भूल गया। उस घर की खुशी में, काम करने की खुशी में अपनी बीमारी को भूल गया। इसने तमाम पैसा उन यतीमों पे लगा दिया और सुकून आ गया इसकी ज़िंदगी में। ये एक दिन बस में बैठा हुआ, इसको वही डॉक्टर मिला जिसने इसको कहा था कि आपको ब्लड कैंसर है और अब आप 2.5 महीने के मेहमान हैं। उसने कहा यार तू अभी तक जिंदा है, तू मरा नहीं, तेरी तो रिपोर्ट बिल्कुल साफ नहीं थी, उसमें ब्लड कैंसर था। तो ये तो 3-4 महीने होने को हैं और तू अभी जिंदा घूम फिर रहा है। तो वो शख्स उसको साथ ले गया दोबारा से अस्पताल में, उसके तमाम टेस्ट किए। यकीन करें कि उस बंदे के टेस्ट, जिसको ब्लड कैंसर, खून में कैंसर हो चुका था और जिसके बचने के कोई चांस नहीं थे, और वो बंदा जो है 3-4 महीने गुजर गए हैं और अभी तक वो ज़िंदा है और उसकी तमाम रिपोर्टें साफ हो गई थी और वो अच्छे तरीके से सेहतमंद भी हो चुका था। वो उस शख्स के रोंगटे खड़े हो गए और वो हैरान हो गया कि क्या मैं ऐसे ठीक भी हो गया हूँ कि मेरी एक नेकी मेरे रब को इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने मुझे दोबारा से ज़िंदगी अता की है। और यही बात होती है कि दोस्तों, कि आपको अपनी ज़िंदगी में जब खुदा भेजता है तो वो आपसे कोई ना कोई काम ज़रूर लेना चाहता है, जो आपको पता नहीं होता कि आपके नसीब में कहाँ पर नेकी लिखी हुई है, क्योंकि ये आपको भी पता नहीं होता। मौत का पता है कब आएगी? नहीं। बच्चा पैदा होता है, पता है कब होगा? नहीं। टाइम मुकर्रर नहीं है। इसी तरह जब भी आपको नेकी का मौका मिले तो आप नेकी ज़रूर करें, अपनी नेकी को रायगान ना होने दें। ये घर की जिम्मेदारियां जब तक आप जिंदा हैं आपकी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन आप जो है अपने आगे पीछे लोगों का भी ख्याल करें। जो अगर कोई गरीब मुश्किल में है उसकी मदद करें, घर में कोई मेहमान आ जाता है उसकी इज़्ज़त करें, कदर करें। अल्लाह आपको दुगना देता है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में तकसीम करें, अल्लाह आपसे खुश होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। अब हम भी आपसे इजाज़त चाहते हैं। करेले गोश्त तैयार हो चुके हैं, तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैंने इनको कर लिया है फ्राई। और अब मैं करती हूँ चूल्हा बंद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का
बहुत शुक्रिया, और ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो सके। तो मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।